नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ओटाइटिस मीडिया डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मिडिल ईयर का ये एक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है ओटोस्क्लेरोसिस। देखिएगा डियर, इसके कुछ बेसिक सिनोनिम्स भी हैं जहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहले तो हल्का सा इस डिजीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि ये डिजीज़ क्या है। हमने एक्सटर्नल ईयर डिस्कस किया, ईयर पीना एंड कैनाल, हमने मिडिल ईयर डिस्कस किया और देन आफ्टर इंटरनल ईयर डिस्कस किया। इंटरनल ईयर में यहाँ आपको एक विंडो बताई गई थी, दैट इज ओवल विंडो। ओवल विंडो और यहाँ 3 ईयर ओसिकल्स थे, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। और स्टेपीज अटैच रहती है किसके साथ में? ओवल विंडो से टकराती रहती है जब भी बाहर से साउंड वेव्स आती है। अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है, अगर किसी वजह से स्टेपीज की ओवर ग्रोथ हो गई, स्टेपीज हद से ज़्यादा ग्रोथ कर गई, तो स्टेपीज जाके किसके साथ जुड़ जाएगी? ओवल विंडो के साथ जुड़ जाएगी। अब कितनी भी साउंड वेव्स बाहर से क्यों ना आए, ईयर पिन्ना काम करेगा, कैनाल काम करेगी, मेलियस मूव करेगी, इनकस करेगी, लेकिन स्टेपीज और विंडो मूव नहीं करेंगे क्योंकि दोनों फ्यूज हो गए हैं। इस बीमारी को ओटोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो किस प्रकार का हियरिंग लॉस होगा? इंटरनल ईयर में इशू नहीं है, इशू वॉइस उसके हियरिंग साउंड वेव्स के कंडक्शन में, दैट्स वाई कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा। इसकी एक खास बीमारी लक्षण ये। और दूसरा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा इस जो ये डिजीज्ड स्टेपीज है इसे रिमूव कर दिया जाए और इसकी जगह स्टेपीज का कोई नकली बोन प्रोस्थेसिस यानी स्टेपेडेक्टोमी कर दी जाए। तो ये एक रफ आइडिया हुआ आपके सामने ओटोस्क्लेरोसिस का। यानी अब देखिएगा, इसे कुछ बेसिक दूसरे नामों से भी जान सकते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज ओटोस्क्लेरोसिस, तो सिंपल सा वर्ड होता है फ्यूजन ऑफ ईयर ओसिकल्स। जी हाँ, जो ईयर की बोन्स होती है, ईयर बोन्स का आपस में फ्यूज हो जाना क्या कहलाता है? तो जवाब आएगा ओटोस्क्लेरोसिस कहलाता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि ईयर ओसिकल्स आपस में फ्यूज नहीं होती, स्टेपीज फ्यूज होती है किसके साथ में? ओवल विंडो के साथ में। तो वो भी कह सकते हैं हम ओवर ग्रोथ ऑफ स्टेपीज, यानी सिंगल सेकंड इसकी डेफिनेशन बनेगी ओवर ग्रोथ ऑफ स्टेपीज एंड फ्यूजन विथ ओवल विंडो, एंड फ्यूजन विथ ओवल विंडो, और ओवल विंडो के साथ में फ्यूज हो जाना। और देखिएगा डियर बेटा, किसी बोन का ओवर ग्रोथ करके फ्यूज हो जाना कहलाता है एंकाइलोसिस। क्या कहलाता है? एंकाइलोसिस। तो सिंपल सा टर्म तीसरा बनेगा एंकाइलोसिस ऑफ स्टेपीज, एंकाइलोसिस ऑफ स्टेपीज विथ ओवल विंडो। कि स्टेपीज का एंकाइलोसिस हो जाना, फ्यूज हो जाना किसके साथ में? जब वहाँ मिलेगा ओवल विंडो के साथ में। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार के डिसऑर्डर को ओटोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि अगर ये डिजीज डेवलप हो रही है तो व्हाट आर द बेसिक कॉजेज। जी हाँ, क्लियर है? नोट्स राइटिंग साथ साथ में करते रहें। हमने कहा इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में मैंने बता दिया है आपको कि ये क्या होती है क्या नहीं होती है। अब अगर बात करें इसके कोजेज की कि ये किस वजह से होती है, तो देखिएगा इसके कोजेज के अंदर सबसे पहली चीज़ है बेटा जी इडियोपैथिक। जी हाँ, जितने लोगों में ये होती है 99% में इडियोपैथिक होती है। और इडियोपैथी का मायने होते हैं अननोन कोज। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी कारण पता नहीं है कि ये होती क्यों है। क्यों सभी बोन को छोड़ के केवल एक बोन ने ओवर ग्रोथ की और केवल एक बोन जाके और चिपक गई ओवल विंडो के साथ में? इसका कोई स्पष्ट रेशनल नहीं है। जी हाँ, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक रिस्क फैक्टर है। प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल है और अगर उसे ओटोस्क्लेरोसिस है बाई चांस या नहीं भी है, और तो प्रेगनेंसी की वजह से ओटोस्क्लेरोसिस हो सकती है, नहीं तो पहले से अगर है तो प्रेगनेंसी की वजह से ओटोस्क्लेरोसिस एग्जासर्बेट हो सकती है, भयावह रूप ले सकती है। और इसी प्रकार सेक्स भी इसके लिए बहुत ही मायने रखता है, मेल इज टू फीमेल। याद रखिएगा, ये ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलती है। इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ फीमेल मेनली एंड विच इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। ये दो इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए हैं। इसका रियल कोज हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हमें पता है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जवाब पता चला गया, एक तो फीमेल और दूसरा प्रेगनेंसी। अब अगर आगे बात करें हम इसके कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स।
तो चलिए, अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बता चुके हैं सबसे पहले ही आपको कि पेशेंट के अंदर सबसे पहला क्लिनिकल फीचर ये होगा कि साउंड वेव्स आगे ट्रैवल नहीं करेगी इंटरनल ईयर तक, तो पेशेंट में हो जाएगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जी हाँ, पेशेंट में हियरिंग लॉस किस प्रकार का होगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, द हियरिंग लॉस विल बी ऑफ कंडक्टिव टाइप। और ऐसा तो नहीं कि बोन अभी तक नॉर्मल है, 1 सेकंड में ग्रोथ करके चिपक गई, नहीं, बोन ने धीरे धीरे ग्रोथ की होगी, धीरे धीरे हियरिंग खत्म हुई होगी। जी हाँ, इट मीन्स प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव वैरायटी का होता है और कंडक्टिंग में भी कैसा होता है? प्रोग्रेसिव होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अचानक पूरा लॉस हो जाएगा, धीरे 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 हियरिंग लॉस होगा, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस होता है। अब अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, अगर एग्जामिनर पूछ ले मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस इन एडल्ट, कंडक्टिव प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस इन एडल्ट, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? तो हमेशा याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा कारण आपका ओटोस्क्लेरोसिस होगा। ओटोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस। क्लियर है? इन क्लिनिकल फीचर के साथ एक क्लिनिकल फीचर और मायने रखता है जिसे कहा जाता है पैराक्यूसिस। पैरा मतलब एबनॉर्मल, क्यूसिस यानी हियरिंग, और विलेसी भीड़ भाड़। जी हाँ, कि अगर इंसान है, किसी को ओटोस्क्लेरोसिस हो गई है तो उसे सुनाई नहीं दे रहा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया है। लेकिन अगर वो भीड़ भाड़ वाले माहौल में जाएगा, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो उससे नॉइज़ में साउंड्स अच्छे से सुनाई देने लग जाएगी। जी हाँ, नॉइजी एनवायरनमेंट में साउंड्स का अच्छे से सुनाई देना क्या कहलाता है? पैराक्यूसिस विलेसी कहलाता है। इट इज़ बेटर लर्न एज बेटर हियरिंग इन ए नॉइजी एनवायरनमेंट। नॉइजी एनवायरनमेंट में, शोरगुल वाले एटमॉस्फेयर में किसी इंसान को अच्छे से साउंड का सुनाई देना क्या कहलाता है? पैराक्यूसिस विलेसी कहलाता है। क्लियर है? ये यहाँ के क्लिनिकल फीचर्स हुए। अब बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि किसी को ओटोस्क्लेरोसिस हो गया है। जी हाँ, बात की जा रही है डायग्नोसिस की, तो हम डायग्नोसिस देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, हियरिंग एक्यूटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट ये शिकायत लेके नहीं आएगा कि मेरी बोन फ्यूज हो गई है। पेशेंट ये शिकायत लेके आएगा कि उसे सुनाई देना बंद हो गया है। तो हियरिंग एक्यूटी टेस्ट किए जाएंगे। हियरिंग एक्यूटी टेस्ट बोले तो ट्यूनिंग फोर्क की मदद से टेस्ट किया जाएगा। और इसमें जो बेसिक टेस्ट है रीनी टेस्ट, जी हाँ, कंडक्टिव हियरिंग टेस्ट के मामले में रीने टेस्ट किया जाता है और रीने टेस्ट नेगेटिव आता है। रीने टेस्ट कैसा आता है? नेगेटिव आता है। याद रखेगा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा इसमें। और इस कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के केस में आपको कैसा टेस्ट देखने को मिलेगा? आपको याद रखिएगा, रीने टेस्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्या मायने होते हैं? रीने टेस्ट कैसे करते हैं? रीने टेस्ट में याद रखिएगा, एक ट्यूनिक फोक जिसकी 512 हर्ट्ज वाला बेसिकली फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिक फोक लिया जाता है। ट्यूनिक फोक को स्ट्राइक करके पैड के साथ में बोन के यहाँ ईयर के पीछे मेस्टोइड बोन पे लगा दिया जाता है और पेशेंट को कहा जाता है सुनने के लिए, वाइब्रेशन सुनने के लिए। उसके बाद उसको, ठीक है, ईयर की कैनाल से 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ साइड में खड़ा करके सुन लिया जाता है। एक तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गया और एक एरियल हो गया। एक एरियल हियरिंग होगी और एक बोन हो गई, एक बोन कंडक्शन हो गया और एक एयर कंडक्शन हो गया। नॉर्मल केसेज में हमेशा याद रखना, आप में, मुझ में, जिनमें हियरिंग लॉस नहीं है उसमें एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन की बजाय। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो एयर कंडक्शन से कम सुनाई देगा और बोन कंडक्शन से ज़्यादा सुनाई देगा। ये रीने टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो रीने टेस्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा। दूसरा, ओटोस्कोपी जब करेंगे डियर, जब इस पेशेंट की ओटोस्कोपी करेंगे, ओटोस्कोप कान में डाल के टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को देखा जाएगा। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन यूजुअली परमिएबल होती है, उसके आर पार चीज़ें बहुत परमिएबल तो नहीं, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट तो नहीं, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट सी होती है। उसके बाहर वाली, पीछे वाली चीज़ें भी आपको दिखाई देती है। तो अगर किसी स्टेपीज बोन में ओवरग्रोथ होगी, और यूजुअली ये बोन पिंकिश कलर की होती है, पिंक कलर की,
ठीक है, व्हाइट कलर की नहीं होती, इनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन कवर्ड रहती है, तो ये पिंक अपीयर होती है। अगर बाई चांस ओवर ग्रोथ होगी बोन्स की तो बहुत ही बहुत पिंक सारा एरिया नजर आ जाएगा, और टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के आर पार आपको एक पिंक कलर का एरिया सा नजर आएगा बेटा जी, याद रखेगा। और उस साइन को फ्लेमिंगो पिंक कहा जाता है। जी हाँ, जब भी आप ऑटोस्कोपी करेंगे तो आपको फ्लेमिंगो पिंक नजर आएगा। फ्लेमिंगो पिंक का मतलब है ब्राइट पिंक कलर आपको वहाँ नजर आएगा, और एक्चुअल में इस साइन को स्वार्ज साइन कहा जाता है, स्वार्ज साइन कहा जाता है। दिस साइन इज नोन एज स्वार्ज साइन। स्वार्ज साइन वो साइन है जो बताता है कि फ्लेमिंगो पिंक हो गया है। इट मीन्स पिंक एरिया बिहाइंड टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर साइड में आपको कैसा एरिया दिखाई देगा? पिंक एरिया दिखाई देगा। ये होता है बेटा जी ऑटोस्कोपी का रिजल्ट, फ्लेमिंगो पिंक, या बोले तो कौन सा साइन? स्वार्ज साइन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि कैसे आखिरकार ऑटोस्क्लेरोसिस को मैनेज किया जाएगा। व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? देखिएगा, सिंपल सी बात है, अगर कोई पेशेंट सर्जरी के काबिल नहीं है तो छोड़ो, बाकी तो 99.99% केस में इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। क्या किया जा सकता है जो सर्जरी के काबिल नहीं है? देखिएगा, फ्लोराइड, ऐसी ड्रग्स जिनमें फ्लोराइड्स हों वो काम में लिए जाएंगे टू प्रिवेंट बोन ग्रोथ, ताकि जो स्टेपीज की ग्रोथ हो रही है, टू प्रिवेंट स्टेपीज ग्रोथ, स्टेपीज की ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए हमेशा याद रखिएगा डियर, क्या किया जाएगा? स्टेपीज की ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए फ्लोराइड्स काम में लिए जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट तरीका तो यही होगा कि ऐसी बीमार स्टेपीज को हटा दिया जाए और उसकी जगह दूसरा आर्टिफिशियल स्टेपीज लगा दी जाए, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टेपीज बोन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टेपीज बोन and placement of स्टेपीज प्रोस्थेसिस, और नकली स्टेपीज को लगा देना। ये दिस इज द सर्जरी ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। याद रखिएगा, स्टेपेडक्टोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस का अगर आपसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे तो आप कह दीजिएगा कि वो कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, तो जवाब आएगा स्टेपेडेक्टोमी होगा, स्टेपीज को रिमूव कर देना होगा। अब यहाँ से इस सर्जरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट सर्जिकल केयर के बहुत क्वेश्चन आते हैं। पोस्ट सर्जिकल केयर, सबसे पहले याद रखिएगा कि स्टेपीज बोन, हल्का सा पहले भी बताया था कि स्टेपीज बोन के आसपास मिडिल ईयर के पास में फेशियल नर्व होती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन नर्व टू बी असेस्ड पोस्ट सर्जरी। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो गई है, ठीक है, स्टेपेडेक्टोमी हो गई है, तो आपको सबसे कॉमन जो नर्व असेस करनी है दैट विल बी क्रेनियल नर्व नंबर 7, फेशियल नर्व। जी हाँ, फेशियल नर्व को सबसे ज़्यादा असेस करना होता है। एग्जामिनर पूछेगा कि फेशियल नर्व को असेस करने के लिए क्या करोगे, तो आपका जवाब होगा फेशियल नर्व को असेस करने के लिए हम आईब्रोज एलिवेशन करवा देंगे पेशेंट का, कि भैया अपने आईब्रोज को एलिवेट करके बता। अगर सर्जरी वाली साइड में आईब्रो एलिवेट नहीं हो रहे हैं, या स्माइल करके बता। अगर उस साइड से चीक एलिवेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस साइड की फेशियल नर्व क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। अब एक ज़रूरी क्वेश्चन आता है पोजीशन का। बेटा जी, एक तो हो गया कॉम्प्लिकेशन का कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दूसरा आपने एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट अंदर लगाया है, ये कभी भी बाहर डिसलॉज हो सकता है। अगर अंदर प्रेशर जनरेट हुआ या एबनॉर्मल पोजीशन हुई तो ये डिसलॉज होकर बाहर आ सकता है। इसलिए आपको सर्जरी के दौरान पेशेंट को कौन सी खास पोजीशन देनी चाहिए सर्जरी के बाद? याद रखिएगा, हेड एंड एलिवेटेड, हेड एंड एलिवेटेड रहना चाहिए बेड का सर वाला किनारा उठा हुआ रहना चाहिए, और उस पे पेशेंट अनअफेक्टेड साइड लाइंग पोजीशन में होना चाहिए। अनअफेक्टेड साइड लाइंग कहने का मतलब, अगर ये बेड है डियर, तो ऐसा करके बेड के हेड एंड को एलिवेट कर दिया जाएगा, और इस हेड एंड एलिवेटेड पोजीशन पे पेशेंट अनअफेक्टेड साइड लाइंग पोजीशन में लेटा रहेगा। ये पोजीशन होगी
पेशेंट की। और ये जो ईयर बनाए हमने, इसमें अपर ईयर की सर्जरी हुई है, इस ईयर की सर्जरी हुई है। नीचे कौन सा कान रहेगा? नीचे वो कान रहेगा जिसकी सर्जरी नहीं हुई है, ताकि क्या हो, ये इसलिए पोजीशन दी जाएगी ताकि प्रोस्थेसिस का डिसलॉजमेंट ना हो। तीसरा, पेशेंट को खास चीज़ कही जाएगी कि क्या नहीं लगाना है, वलसेल्वा अप्लाई नहीं करना है, बेंडिंग ओवर वेस्ट नहीं करनी है, कमर पे झुकना नहीं है। अगर पेशेंट को छींक वगैरह आती है, तो ओपन माउथ, कफ एंड स्नीज, पहली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। और अगर आए तो मुंह खोल के करना है, ताकि अगर मुंह खोल के करेगा तो जो हवा का प्रेशर आ रहा है वो मुंह से बाहर आ जाएगा, एयर फेरिंग, नेजोफेरिंग से होते हुए, यूस्टेकिन ट्यूब से होते हुए मिडल ईयर में नहीं जाएगी, वहाँ प्रेशर जनरेट नहीं होगा, याद रखेगा। प्लस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीनों तक पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वो स्विमिंग अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी ईयर के प्रेशर चेंज होंगे। स्विमिंग अवॉइड करें। स्कूबा डाइविंग, हाइट से जो जंप लगाते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइविंग अवॉइड करें। और एयर ट्रैवल, जी हाँ, फ्लाइट्स वगैरह में ना बैठे, क्योंकि इनकी वजह से बहुत प्रेशर चेंज होता है मिडिल ईयर के लेवल पे, इंटरनल ईयर के लेवल पे। तो अगले 6 महीने तक स्विमिंग नहीं करनी, स्कूबा डाइविंग कहीं नहीं करनी, एयर ट्रैवल्स नहीं करना। ये बेसिक केयर होती है पोस्ट स्टेपेक्टेक्टोमी, जो आपको खास ध्यान रखनी है। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।